स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट है डाइवर्सिटी जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, आज हम इसकी यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। और यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक जो कि है रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि अधिगम कठिनाइयों का क्षेत्र। कौन कौन सी कठिनाइयाँ अधिगम के क्षेत्र में आती हैं, कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए इनको डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे होते हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हैं आपके पास डिलेड स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसे बच्चे जिनका स्पोकन लैंग्वेज में यानी कि बोले जाने वाली भाषा का विकास नहीं हुआ होता है, वो बच्चे अधिगम प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं। और वो अपनी उम्र के या फिर अपने जो क्लास के जो क्लासमेट्स हैं उनसे वो कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते, यानी कि उनसे साथ वो मिलकर नहीं पढ़ सकते। उनका जो वोकैबलरी है, शब्द भंडार है, वो बहुत कम होता है। जो स्पोकन लैंग्वेज का जो उनका वोकैबलरी सेक्शन है वो कम होता है, और अगर होता भी है तो वो इमेच्योर वोकैबलरी होती है, परिपक्व जो शब्द भंडार है वो नहीं होता है। और व्याकरण से संबंधित जो ज्ञान है वो भी इनके पास कम होता है, बहुत गलतियाँ ये करते हैं। और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वाक्य विचार है, उसको भी ये ढंग से नहीं बना पाते हैं, उसमें भी गलतियाँ करते हैं। और अगर बहुत बड़ी बड़ी कुछ टॉक है या फिर कुछ वार्तालाप है उसको भी ये भूल जाते हैं और एनालाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इनएडिक्वेट टाइम कॉन्सेप्ट, यानी कि अपर्याप्त समय संप्रत्यय। ऐसे बच्चों में समय का संप्रत्यय नहीं होता है, टाइम कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं होता है, और वो कब अपने काम को फिनिश करेंगे, यू कांट थिंक ओवर इट। और ऐसे बच्चे अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में भी फेल हो जाते हैं, जैसे टाइम क्या हो रहा है, घड़ी, कैलेंडर, और इन सब को मैनेज करना, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इनको डे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष का भी ज्ञान नहीं होता है, यानी कि इनको याद नहीं होता है अच्छे से कि कौन सा मंथ चला है, कौन सा वीक है, या फिर कौन सा ईयर चला है। कई बार ये भूल जाते हैं और नहीं बता पाते हैं कि कौन सा, मतलब इनका जो टाइम कॉन्सेप्ट है वो इनएडिक्वेट होता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप्स। ऐसे बच्चे जिनको संबंध पर निर्णय लेने पर कठिनाई आती है, और इनको हमेशा ही अभाव रहता है कि ढंग से जो उनके संबंध हैं उनको नहीं पहचान पाते हैं। और कई बार देखा होगा कि अपने पास जो चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी इनके पास मटेरियल होता है, उसको भी जज नहीं कर पाते हैं कि ये उनकी है या किसी और की है। कैलकुलेशंस करने में भी ये गलतियां कर लेते हैं, और कोई प्रॉपर काम ये ढंग से नहीं कर सकते हैं, किसी साइन को ये नहीं से ठीक से नहीं बता पाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पुअर मैनुअल डेक्सटैरिटी, मीन्स निम्न मानवीय डेक्टैरिटी। इनमें पेंसिल के संभालने में इनको प्रॉब्लम होती है, ये पेंसिल को नहीं पकड़ पाते हैं। मैनुअल डेक्सटैरिटी मीन्स जो हम मैनुअल हम जो आज मनुष्य गलतियाँ करते हैं, जो हम में कमियाँ रह जाती हैं पेंसिल पकड़ने में, या दरवाज़ों को, हैंडल को पकड़ कर खोलने में, या फिर किसी बुक को उठाने में, या किसी बैग, कोई बैग, स्कूल बैग है, बॉटल है, उसको ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, उठाने में असमर्थता इनको होती है। और ये जो किया हुआ कार्य है अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ क्या काम किया है और अब अगला क्या करना है उनको। और और लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ इनको बैठने में, सिंक्रोनाइजेशन में, कोरिलेशन में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। नेक्स्ट यू हैव हेयर पुअर जनरल मोटर कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है निम्न स्तरीय गत्यात्मक समन्वय। इसमें जो बच्चे हैं वो बार बार, मतलब उनमें जो मोटर कोऑर्डिनेशन है, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम रहती है, वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, अपने एक्शंस को।
हर कहीं गिर जाते हैं, बॉडी को नहीं संभाल पाते हैं और बैलेंस बॉडी नहीं होती है। अपने हाथों से वो कार्य करने में अयोग्य होते हैं और हाथों से की हाथ या फिर कई बार उनके टांगों में प्रॉब्लम होती है, पाँव में कोई प्रॉब्लम होती है, वो गेम्स नहीं खेल पाते हैं जो जिनमें हाथ और पाँव का प्रयोग किया जा रहा हो। आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व रहना उनको मुश्किल होती है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बेचैन रहते हैं। अटेंशन इनके बहुत कम होती है, अटेंशन ये ध्यान नहीं कर पाते हैं खुद को। और ऐसे बच्चे थोड़े लेज़ी भी होते हैं, आलसी होते हैं और प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। आप उनको उनके फिज़िकल अपीयरेंस से, उनके ड्रेसअप से, उनकी एक्टिविटीज़ से पहचान लोगे इजीली क्लासरूम में या कहीं पर भी। अ, इनको वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज़ की साइज़, फॉर्मेशन या फिर फॉर्म का नॉलेज नहीं होता है, यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन इनमें नहीं होता है। जो क्रिया वाली चीज़ें हैं उनकी इनको नॉलेज नहीं होती है और ये उन एक्टिविटीज़ में पार्ट भी नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट यू हैव परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स। परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स यानी कि प्रत्यक्षीकरण दोष, जो परसेप्शन है इनकी वो नहीं हो पाती है। जो उद्दीपन है, उद्दीपनों की जो व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या है वही परसेप्चुअल है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण है, जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें आता है। यानी कि प्रत्यक्षीकरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, और जो कि संवेदना के आंकड़ों और एक्टिव प्रोसेस को डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर एक चैनलाइज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ये आपकी कॉग्निशन प्रोसेस में आता है, यानी कि एनालाइजमेंट ऑफ द डाटा, एनालाइज करना, थिंक करना। तो इस तरह का उनमें वीक पॉइंट्स रहते हैं। ऐसे बच्चे राइट और रॉन्ग या फिर पक्षों में अंतर नहीं कर पाते हैं, उनको सही और गलत की पहचान नहीं होती है। साथ ही साथ इनमें जो स्टिमुलस यानी कि परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं परसेप्शंस के, उसके साथ ही अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते हैं। यानी कि इनमें दृष्टि दोष, श्रवण दोष, स्पर्श दोष, इस तरह के डिसऑर्डर्स रहते हैं। टचिंग, साइट, विजन इम्पेयर बोल सकते हैं आपको, हेयरिंग इम्पेयरनेस है। इस तरह की जो सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो हम भी जो भी परसीव करते हैं वो ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यू हैव मेमोरी डिसऑर्डर, यानी कि स्मृति दोष। स्मृति दोष जैसे कि मेमोरी का डल होना, कुछ भी याद नहीं रहना, नो स्टोरेज देयर इन योर माइंड, लर्निंग डिसेबल होना, डिसेबिलिटी होना, डिसऑर्डर होना, कुछ भी पढ़ के एकदम से भूल जाना, इमीडिएट forgetness, and you can say that uh, due to their vision impairness or hearing impairness it can be so। उनकी जो श्रवण शक्ति है उनका ना होना, स्मृति संबंधी दोषों के कारण ये सब कुछ हो सकता है। भूल जाते हैं कि वो कमरे में डोर कहाँ है, कहाँ से जाना है, बहुत सीवियर केसेस होते हैं। और आप अगर उनके सामने 2 सेंटेंस बोलोगे तो 2 में से एक को भी वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, उनको याद नहीं रहता है, एक्चुअली उनकी मेमोरी डल हो जाती है। ऐसे बच्चों की जो मेमोरी है वो डल रहती है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है लर्निंग अधिगम में जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको। नेक्स्ट यू हैव हियर हाइपर एक्टिविटी। हाइपर मीन्स एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ओवर द नॉर्मल, मीन्स अतिरिक्त या फिर सामान्य से अधिक। हाइपर एक्टिविटी ऐसी क्रियाएं यानी कि जो हलचल है, एक्टिविटी हो रही है, इसमें हाइपर एक्टिविटीज़ शामिल होती है। ऐसे बच्चे चुपचाप नहीं बैठ सकते, बहुत हाइपर होते हैं, ओवर एक्टिव, और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्लासरूम में उनका ध्यान नहीं लगता है। लड़के ज़्यादा इस प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं।
और लड़के ज़्यादा हाइपर एक्टिव देखे जाते हैं, लड़कियां फिर भी कंट्रोल्ड होती हैं इस स्टेजेस में। इस तरह की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज देखी जाती हैं उसमें बॉयज़ ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। और नॉर्मल बच्चों की तुलना में जो ये ऐसे बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, वो फोकस नहीं हो पाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ स्टेबल नहीं होती हैं, बहुत हाइपर एक्टिविटी वाले होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, हलचल रहती है उनकी माइंड पे हमेशा ही, और एक्टिविटीज़ में भी। नेक्स्ट यू हैव हेयर इन अटेंशन, मीन्स अटेंशन का ना होना, ध्यान का अभाव होना। वेरी सिंपल, सिलेक्टिव एंड सस्टेन अटेंशन इनके पास नहीं होती है, क्योंकि हम अटेंशन को दो भागों में बांटते हैं, चयनित और स्थायी ध्यान, सिलेक्टिव और सस्टेनेबल अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन मीन्स जो हम बहुत देर तक सस्टेन कर पाते हैं, सिलेक्टिव यानी कि जो हमने खुद से ऑप्ट किया होता है। ऐसे बच्चे, लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं, उनमें ये दोनों तरह की जो अटेंशन है उनका अभाव रहता है, ना वो सिलेक्टिव अटेंशन सीख कर पाते हैं, अटेंशन में रह पाते हैं, ना वो सस्टेन्ड अटेंशन में, यानी कि चयनित और स्थायी ध्यान दोनों की उनमें कमी होती है, और किसी भी एक्टिविटी में फोकस नहीं कर पाते हैं खुद को। अटेंशन एक बोलते हैं ना कि फुल फोकस होकर पढ़ना, ऐसी चीज़ें करने में वो असमर्थ होते हैं, अयोग्य होते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेयर डायरेक्शन रिलेटेड कन्फ्यूजन। ऐसे बच्चों में जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज हम ये भी देखते हैं, कई बार बच्चों में डायरेक्शन रिलेटेड कन्फ्यूजन होती है कि राइट कौन सा है या लेफ़्ट कौन सा कॉर्नर है, राइट एरिया कौन सा है, लेफ़्ट कौन सा, दाएं बाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह की जो अप डाउन, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाओं के ज्ञान में उनको कन्फ्यूजन रहता है, और आप में से भी रहता होगा किसी को, बट नेवरदलेस कई बार ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है ये आप में लर्निंग डिसऑर्डर हो, बट लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, सब में नहीं होती है, बहुत रेयर केसेस में होती है। नेक्स्ट वी हैव हेयर पुअर सेपरेशनल ओरिएंटेशन, मीन्स स्थान ज्ञान का अभाव। ऐसे बच्चे स्थान की नॉलेज, मीन्स जो कोई प्लेस है जहाँ पर वो प्रेजेंटली कहीं गए हो या फिर अभी कहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं, और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनको रहती है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं खुद को किसी भी सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में, और कई बार काम करने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा पेन ऑप्ट करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है। अगर वो सपोज ऐसे कोई बच्चे पेंट कर रहे हैं और उनको बोला है कि एक मैंगो बनाना है, तो वो कई बार ब्लैक कलर, उनको जजमेंट नहीं होती है, प्रॉपर चीज़ों का नॉलेज नहीं, एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं खुद को, ऑपरेशनल नॉलेज उनकी ज़ीरो होती है। ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टीज उनके पास आती हैं जहाँ कर भी वो कलर कॉम्बिनेशन को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यू हैव हेयर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स अपठन, यानी कि पढ़ने में ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए या फिर नोटबुक पे लिखे गए जो वर्ड है उनको नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बच्चों को अक्षर जो है वो घूमते हुए नज़र पड़ते हैं, कि अक्षर घूम रहे हैं या बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जो दृष्टि दोष है, यानी कि पठन पढ़ने में जो प्रॉब्लम है, रीडिंग में जो प्रॉब्लम आती है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट यू हैव हेयर डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मीन्स लेखन विकार। ऐसे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो लाइन को नहीं लिख पाते हैं, एक अक्षर बहुत बड़ा लिखेंगे, दूसरा छोटा लिखेंगे, अक्षर को नहीं जोड़ पाते हैं। सो जो भी लेखन से संबंधित विकार है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो डिस्ग्राफिया कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव हेयर डिसकैलकुलिया, मीन्स गणना करने की असमर्थता। डिसकैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन करने में असमर्थ होते हैं, गणना कर छोटी से छोटी गणना करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, उनका रिजल्ट उनको नहीं मिलता है, खुद से वो चाहते हैं बट
these are the problem which they have to face. So learning difficulties and learning disabilities we can define लाइक दिस. हम इस तरह से रेंजेस ऑफ लर्निंग और डिफ़िकल्टीज़ हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अधिगम में कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं और किस तरह के बच्चों को या फिर कौन से एरियाज रहते हैं जहाँ पर बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं. तो आज हमने रेंजेस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पढ़ा है, यानी कि अधिगम के क्षेत्र में कौन कौन सी असमर्थता रहती है उनके बारे में जाना है. मेक योर नोट्स, असाइनमेंट एंड सबमिट इट ऑल्सो.